तो चलिए आज हम बात जिस टॉपिक पर कर रहे हैं ऑडिबिलिटी चेक करने की जरूरत थी, यहाँ मेरे पास सिस्टम पर सामने है अभी, ठीक है, तो उस पर लाइव करने की जरूरत पड़ी नहीं। तो यहाँ पर आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी सभी ने पढ़ा होगा। जब आप बात करने जाते हो जिस टॉपिक पर, उसका नाम अगर हो पोटेंशियल एनर्जी, क्या नाम है? पोटेंशियल एनर्जी। तो आप बोलते हो कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? किसी बॉडी को, पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूं मैं पहले, किसी बॉडी को अंडर द ग्रेविटी अंडर द ग्रेविटी किसी पॉइंट पे रखना और छोड़ोगे तो बॉडी टुवर्ड्स द अर्थ इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में मूव करेगा जैसे कि नीचे की तरफ। मेरी बात से सभी एग्री कर रहे हैं? कोई दिक्कत इसके अंदर? अब अगर मैं उसी बॉडी को उठा करके आउटसाइड द ग्रेविटी ले जाऊं, कहां ले जाऊं? क्या अब उसके ऊपर ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है? क्या अब मैं उस बॉडी को अगर छोड़ दूं तो वो अर्थ पे वापस आ जाएगी? नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी नहीं है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स है ही नहीं। जिस डायरेक्शन में उसको मोशन करना है, आप बोलोगे इधर फोर्स तो इधर मोशन, इधर फोर्स तो इधर मोशन, इधर फोर्स तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो मूवमेंट होगा ही नहीं। मतलब एक डायरेक्शन ऑफ फोर्स जरूरी है। वहां पर ग्रेविटी का फोर्स है, कोई भी फोर्स है जिस डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा, या तो उसके अगेंस्ट में जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो इसके इफेक्ट दिखेंगे। आपके सामने ग्रेविटी का एक इफेक्ट था, दूसरा था इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, डिस्टर्ब्ड कंडीशन। और डिस्टर्ब्ड कंडीशन में अगर कोई बॉडी है तो जैसे कि गुलेल, स्प्रिंग, डिस्टर्ब किया और छोड़ा तो वापस कहां पर आ जाएगी? उसके ओरिजिनल स्टेट में। कैसे आती है? स्प्रिंग को खींच के छोड़ दो, ठीक है। ये क्या हो गई उसकी? अनडिस्टर्ब से डिस्टर्ब से वापस अनडिस्टर्ब की कंडीशन में, मतलब मीन पोजीशन पे, या फिर स्टेबल स्टेट वर्ड बहुत यूज होता है इसके लिए, पढ़ा होगा क्लास 11 में इसके बारे में। अब जो टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक थोड़ा सा इससे, थोड़ा सा इससे अलग हो गया। इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं। और जो टॉपिक आप जो पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एनर्जी तो अपनी जगह ही थी, ठीक है, सिर्फ आगे भी शिफ्ट हुई है। अब यहां पर कौन सी पोटेंशियल एनर्जी आ गई? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। मतलब अगर मैं दो चार्ज बॉडीज को, एक को यहां पर रखता हूं और एक को यहां पर रखता हूं, ठीक है। अब मैंने दो चार्ज बॉडी यहां रखी, अब मैंने दो चार्ज बॉडी यहां पर रखी, और जब मैंने दो चार्ज बॉडी यहां पर रखी तो ये तो मैं बोल रहा हूं बहुत दूर चले गए, इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो क्या इन दोनों पर एक दूसरे पे फोर्स लग रहा होगा? वैसे ही जैसे कि एक बॉल स्पेस में चले गई तो अर्थ की ग्रेविटी का फोर्स उसके ऊपर। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? 100% क्लियर हो रहा है? तो यहां पर भी इन चार्जेस पर कोई एक दूसरे का फोर्स नहीं है, क्योंकि ये चार्जेस कहां पर चले गए? इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी। ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी कौन सी कहलाएगी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या है इन दोनों चार्जेस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी? आपको लगता है ऐसा कुछ? पक्का नहीं लग रहा? कोई इंटरेक्शन नहीं, क्योंकि डिस्टेंस क्या है? फाइनाइट। मेरी बात सबको समझ में 100% क्लियर है? पूरा ध्यान यहीं पर प्लीज, ठीक है। लेकिन अब मैंने चार्जेस को बोला कि आगे बढ़ो, और चार्ज यहां पर आ गए। क्या अब ये चार्ज Q1 और ये चार्ज Q2 एक दूसरे पर इस लाइन ऑफ एक्शन पे फोर्स लगा रहे होंगे? अगर सिमिलर चार्ज है तो फोर्स ऑन 1/2 और फोर्स ऑन 2/1 रिपल्सिव होगा। हाँ पक्का, सेम चार्ज है तो यहां पर ये फोर्स कौन सा आ गया? रिपल्सिव फोर्स है। बात समझ में आ रही है? सबको क्लियर है बात? मतलब कि अगर फाइनाइट डिस्टेंस पर है, अगर फाइनाइट डिस्टेंस पर है तो चार्जेस एक दूसरे पर क्या लगाएंगे? फोर्स। और फिर भी अगर मैं इस चार्ज Q2 को अपनी जगह पर होल्ड कर दूं, क्या कर दूं? अपनी जगह पर होल्ड कर दूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस चार्ज Q2 पर एक एक्सटर्नल अमाउंट ऑफ वर्क डन लगाना पड़ेगा, तब ये चार्ज अपनी जगह पर होगा। जैसे ही छोड़ूंगा सट गया। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ रिपल्शन तो लगी रहा उसके ऊपर, ये तो मैंने खींच के यहां रखा हुआ है, जैसे ही छोड़ा तो वो गया। जैसे कि वो गैस का बलून मैंने हाथ में पकड़ रखा है, क्योंकि मेरा फोर्स है अगेंस्ट द ग्रेविटी, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ डाउनवर्ड डायरेक्शन, अगेंस्ट द फोर्स विच इज अप्लाइड बाय द एयर विच इज फिल्ड इन द बलून। नाइट्रोजन गैस होती है आई थिंक, है ना, हीलियम गैस। अब वो हीलियम गैस जो इसके अंदर फिल्ड है और मैंने इसको ऐसा पकड़ के रखा हुआ है, तो क्योंकि मैंने फोर्स लगाया है नीचे, इसलिए ऊपर
नहीं जा रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने छोड़ा तो गया। मतलब पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक में। दिख रहा सबको? सबको समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक फॉर्म में क्या होगी? द फोर्स अप्लाइड बिटवीन टू चार्जेस व्हेन द सिमिलर चार्जेस आर प्लेस्ड, या अपोजिट चार्ज भी होता है, जैसा भी हो, इन अ पर्टिकुलर फाइनाइट डिस्टेंस। किस डिस्टेंस पे होंगे ये? फाइनाइट डिस्टेंस पे। क्या सबको मेरी बात समझ में आ रही है? 100% क्लियर है? कोई दिक्कत इसके अंदर? अब यहां पर अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पॉइंट्स आर डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, कौन सी पोटेंशियल एनर्जी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन। क्या आ गया इसके अंदर? अमाउंट ऑफ वर्क डन। किस चीज के लिए? इन असेंबलिंग द चार्ज, assembling the charge at their location, at their, कहां से उनको असेंबल करना उनके लोकेशन पे? फ्रॉम, मैं सब लिखा दूंगा डेफिनेशन, लेकिन अभी ध्यान से समझ लो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब कितना वर्क डन आपको करना पड़ेगा जब चार्जेस को आपको उनकी लोकेशन पर सेट करके रखना है। और चार्जेस कहां से लेकर के आ रहे हो आप? फ्रॉम इन्फिनिटी से आया, यहाँ रख दिया, इन्फिनिटी से आया, यहाँ रख दिया, इन्फिनिटी से आया। अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो मैं ये बोल सकता हूं कि मेरा शेप ये वाला, ठीक है, और चार्जेस को मुझे लोकेट करना था। एक चार्ज यहाँ आ गया, एक चार्ज यहाँ आ गया, और एक चार्ज ये ए, ये बी, और ये इन डिस्टेंस पर चार्जेस है, लेट्स से इक्विलेटरल ट्रायंगल। सब एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन हमारे वर्क डन जो हमने कर रखा है उसके कारण क्या हुआ? चार्ज अपनी स्टेट पर एग्जिस्ट कर रहा है, अपनी प्लेस पर एग्जिस्ट कर रहा है। और जैसे ही वर्क डन खत्म हो गया, चार्ज क्या हो गया? ये ट्रायंगल बचेगा, ठीक है। जैसे घर के बड़े घर को क्या करते हैं? जोड़े रखते हैं, ठीक है। बच्चों को, मिडिल जो होते हैं जनरेशन, वो सबसे बड़े, सबको जोड़े रखते हैं। लेकिन अगर घर के बड़े ही फ्री कर दें, जो तुम्हारी इच्छा करो, सुनना तो है नहीं हमारी, तो घर क्या होगा? पूरा बिखर जाएगा। ये सबने देखा भी होगा, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर वही वाली चीज होती है कि जब आप एक्सटर्नल वर्क डन करोगे सिस्टम के ऊपर, तो ही ये तीनों चार्जेस अपनी जगह पर एग्जिस्ट करेंगे। और जहां वो वर्क डन खत्म हुआ कि सारे चार्ज अपनी जगह से हट जाएंगे, ठीक है। बात समझ में? ट्रायंगल खत्म हो जाएगा। क्लियर? सबको 100% नोट डाउन करिए। Electric potential energy of a system, electric potential energy of a system of point charge may be defined as amount of work done in assembling the charge, amount of work done in assembling a charge, assembling इकट्ठा करना, amount of work done in assembling a charge at their location by bringing them from infinity, कहां से लाए? ठीक है। जो बोर्ड पे फिगर बना है जल्दी नोट डाउन करें, पूरा लिखें उसको, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो जिस टॉपिक को हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज, ठीक है। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान समझने की कोशिश करना कि यहाँ पर अगर अभी पूरा बोर्ड है, मान लीजिए एक सिस्टम है, पूरा बोर्ड ही एक सिस्टम है। अभी अगर मैं एक चार्ज को कहीं से भी कहीं पर भी लेना चाहूँ इस बोर्ड के अंदर, तो इज इट रिक्वायर्ड टू डू वर्क डन ऑन इट? नहीं, क्योंकि कोई रेजिस्टिव फोर्स है ही नहीं जिसके अगेंस्ट मुझे वर्क करना पड़ेगा। इक्विपोटेंशियल वाला केस है, तो मुझे कोई वर्क डन करना पड़ेगा क्या? नहीं। अभी पहला वाला चार्ज कहीं से भी घूमता हुआ कहीं तक भी जा सकता है,
और उसके ऊपर वर्क डन मुझे नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल, एक चार्ज वहां से घूमता फिरता आया और यहाँ पर आके खड़ा हो गया, तो यहाँ पर कौन सा चार्ज है, Q1। तो अभी तक तो कोई चार्ज था ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं थी, तो ये चार्ज घूमता हुआ यहाँ पर आ गया Q1, इस पोजीशन को नाम दिया है P1। अब क्योंकि यहाँ पर Q1 चार्ज आ गया एट पोजीशन P1, तो अब इसमें से क्या निकलना चालू हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में दूसरा चार्ज जो भी आता है इसके पास सिमिलर पॉजिटिव चार्ज, उसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स ऑफ, सब एग्री करते हो, और जो फोर्स ऑफ रिपल्शन इसके ऊपर लगेगा, चार्ज को क्या करेगा, खींचेगा कि धकाएगा, धकाएगा। अब धकाएगा चार्ज को, चार्ज कहां जाएगा, दूर होके मजबूर। तो यहां पर जो चार्ज दूर गया, तो ये चार्ज को अपन कहां से लेकर के आए, इंफिनिटी से, और किस पोजीशन पे लाए, इस पोजीशन पे। इस पोजीशन का नाम क्या है, किस डिस्टेंस पर लाए, चार्ज का नाम क्या है। क्या Q2 चार्ज को लाने के लिए आपको वर्क डन करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, और Q1 चार्ज को लाने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा। अच्छा, Q2 चार्ज को लाने के लिए वर्क डन ऑन कौन सा चार्ज, Q2, कितना करना पड़ेगा, तो चार्ज V इक्वल W बाई क्यू, W इज इक्वल टू V इंटू क्यू। कौन सा चार्ज है जो मूव कर रहा है, जिसपे वर्क डन कर रहे हैं। अब V कौन सा, V2 वाला कि V1 वाला, V2 वाला थोड़ी बेटा, V2 वाला तो खुद के पोटेंशियल, खुद का पोटेंशियल खुद को थोड़ी तकलीफ देगा, समझ में आई बात। ठीक है, चार्जों में बड़ा ईमान धर्म है, ये अपने वालों को तकलीफ, ठीक है, तो अपने में भी थोड़ा डेवलप करे, पर अपने वालों को तकलीफ, समझ गया, चल ये भी सीख गए फ्री में। चल, तो यहां पर क्या हुआ, V2 नहीं, कौन सा वाला पोटेंशियल काम करेगा इस पे, ये समझ में आ गया, तो वर्क डन का फॉर्मूला तो क्लियर ही हो गया। V1 पोटेंशियल इस इलेक्ट्रिक फील्ड जो V1 दे रहा है, इसके अगेंस्ट में ट्रेवल करवाना ना, तो यू हैव टू डू वर्क डन ऑन चार्ज। तो V1 इज इक्वल टू W बाय Q2, तो W इज इक्वल टू V1 इंटू Q2। याद करो, आप जब पहले भी लिखते थे V इक्वल W अपॉन Q0, तो Q0 का V0 लिखते थे क्या, तो Q2 का V2 क्यों लिख रहे हो, समझ मारी बात, पकड़ मारी, ये हो गया, ये आ गया इसके अंदर। आगे बढ़ जाए, अब इसके बाद में V1 कितना होगा, पोटेंशियल बाय चार्ज फर्स्ट वाला। अब V1 कितना होगा, तो Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसकी डिस्टेंस कितनी है यहां से यहां तक की, R, लेकिन क्योंकि इतने बहुत सारे चार्जेस भी आने वाले हैं भविष्य में, क्या आने वाले, बहुत सारे चार्ज। अभी देखा ट्रायंगल आया था, 3 चार्ज थे, अभी तो 2 ही है, तो इसको मैंने बोला 1 से 2 की डिस्टेंस है तो 1, तो इसको भी क्या लिखा हमने, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये आ गया V1। ये क्या आ गया आपका। अब अगर ये V1 है तो W1 W2 निकालना है, तो आप निकाल सकते हो। W2 का फॉर्मूला क्या डिराइव करोगे, इसके थ्रू ये लिखा इधर, V1 मतलब Q1, और एक और क्या आ गया, बस बस बस, और अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि वो R ही है, वो क्या है, R है, लेकिन एक समझाने के लिए R12 इंट्रोड्यूस करा मैंने अब, ताकि क्या हो गया बेटा, ठीक है, तो पीछे वालों को क्या तकलीफ थी, बोल बेटा, तो फिर उसको क्या डिस्टर्ब कर रहे थे, तुम्हारे चक्कर में हमारा नीट का रिजल्ट निकल जाएगा हाथ से। आजा बेटा, तू इधर चले आया कर नीट वाले, और तू इधर आ जा, इसको बात करना है, इसको एक चाहिए, नहीं उसको डिस्टर्ब, चल है ना, चले आगे बढ़े, जो पढ़ रहा तो क्यों डिस्टर्ब करना, जो बात कर रहा उसका एक बिठा दो, और हेडफोन लगा लो धीरे धीरे करके ऐसे। चलो आगे बढ़े। अब इसके बाद में क्या हुआ पिक्चर में, W2 आ गया। W2 क्या हो गया, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। टोटल वर्क डन क्या होगा, इस सिस्टम को बनाने के लिए, जिसमें यहां पर एक Q2 चार्ज है, यहां पर एक Q1 चार्ज है, इनको एक साथ रखा, टोटल वर्क डन आया पिक्चर में, टोटल वर्क डन W1 प्लस W2। अब मुझे बताओ क्या W1 है, नहीं सही सही बोलना, देखो सही बोलो, है क्या W1, पक्का नहीं है, आखिरी में बेटा तुमको समझ में आ रहा है, तुम तो ऐसे बैठो जो तो पेड़ के पीछे गमछा उमछा डाल के आलती बेटा, क्या चल रहा है, कोई मतलब नहीं है, दुनिया सब एक है, सामने धूप, इधर छांव, ठंडी घना पेड़, पास में पानी की बोतल,
रखी है। जब गर्मी लगे एक सिप मारा पानी का, फिर बैठे। कहीं ध्यान में हो? कहाँ ध्यान में हो भाई? अच्छा यहाँ ही ध्यान में हो। चलो समझ में आ रही बात? तो यहाँ ध्यान पूरा नहीं रखना। देखो अब इनको बेटा, ओ राजकुमार पढ़ा मैं रहा हूँ, बॉटल में मेरे पानी नहीं है, तू पास वाली बात सुन सुन के प्यासा हो गया, बोले भी नहीं। चलो तो ये आ गया इसके अंदर सिस्टम का वर्क डन W1 प्लस W। अब W1 है क्या इसके अंदर? 0 है। वर्क डन फर्स्ट वाले को तो लगा ही नहीं ना, पूरा स्पेस पूरी दुनिया उसकी है कि जब वो आ गया तो दूसरों को आने देगा क्या? नहीं आने देगा। तो वर्क डन सेकंड पे लगा, तो वर्क डन कितना हुआ? ये आ गया Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये यहां से एक फॉर्मूला अपने पास आ गया है, वो फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ वर्क, क्योंकि एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ वर्क। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी वर्क का एक फॉर्म है। तो यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आया, जो ये W है, वही फॉर्मूला किसका बन जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी का। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला U इज इक्वल्स टू, इस फॉर्मूले के ऊपर काफी सारे क्वेश्चन आएंगे, इनका लेवल भी थोड़ा सा अच्छा रहेगा। और जितने बच्चों ने इस फॉर्मूले को कैसे निकाला वो ध्यान से सुना हो अगर, उसके लिए फायदेमंद है। बाकी तो क्या है, वही क्वेश्चन मेरे को करना है सॉल्व, JEE के नीट के तुमको सुनना है। और फिर उसके बाद जब एग्जाम में मैं एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा दे दूं, सर ये तो पढ़ा ही नहीं था, फीलिंग लाइक 8th क्लास स्टूडेंट। मेरी मैडम ने बोला है ये 4 लाइन के 5 क्वेश्चन है, याद करना, इसमें 3 आएंगे। ठीक है, समझ में आई बात? तो इसलिए जिसने इस कॉन्सेप्ट को समझा होगा वो पोटेंशियल एनर्जी को काफी अच्छे से डिफाइन और डिराइव कर पाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी जो फर्स्ट वाला केस है, वर्क डन 1, फर्स्ट वाले चार्ज को लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ा, वो वर्क डन कितना होगा? 0 होगा। क्या ये सभी को क्लियर है? इज इट 100% क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, अब इससे मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ कि अगर 3 चार्ज का सिस्टम में बनाता हूँ, लिखवा दूंगा, कुछ लोग लग रहा लिखवाएंगे नहीं क्या? चिंता का विषय आ गया बीच में, मैं लिखवा दूंगा, पहले समझ लो। यहाँ पर मैं 3 चार्जेस को लोकेट करने की कोशिश करता हूँ एक ट्रायंगुलर शेप पर। तो लेट्स से कि ये मेरा एक ट्रायंगल है, ठीक है, और मैं 3 चार्जेस को यहाँ पर लोकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। फर्स्ट वन इज दिस, सेकंड वन इज दिस, थर्ड वन यहाँ पर है। ठीक है, तो जो 3 चार्जेस मैंने यहाँ पर जो लोकेट करे, दैट चार्जेस इज Q1। एक चार्ज यहां से लाए, इसका नाम है Q2, और एक चार्ज इधर से लेके आए इंफिनिटी से, और इसका नाम क्या है? Q3। पहला वाला चार्ज कहां से लाया फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहले वाले चार्ज के अंदर पूरा स्पेस ही फ्री था, तो कोई उसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगा क्या? नहीं लगा। समझ में आ रही बात? सभी को 100% क्लियर है? कोई दिक्कत इसके अंदर? आगे बढ़ जाऊं। अब आपसे पूछा कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो आपने बोला टोटल वर्क डन 1 2 2 3 और 1, यही आएगा इसके अंदर। तो यहां पर जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, ये 1 2 है, और अपॉन फिर ये 2 3 है, और अपॉन, और फिर यहां पर Q1 और अपॉन, और ये वैल्यू टोटल किसकी आ गई? डिनोटेड बाय, से टोटल वर्क डन जो यहाँ पर निकला, टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकली, वो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है 1 से लेकर 2 3 तक, वो क्या कहलाएगी? क्लियर? यहाँ पर 1 से लेकर के 2 तक की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगी? और यहाँ पर 2 से लेकर के 3 तक की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगी? खत्म। मेरी बात समझ में आई सबको? इस तरीके से आप बड़ी आसानी से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके सॉल्व करके आंसर को निकाल सकते हो। ठीक है, अब ये इसलिए मैंने इंट्रोड्यूस करा था 1 2 2 3 और 1 3। अब आपके पास जो डिस्टेंसेस हैं आप उनको वहां पर लिख सकते हो। तो नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, पोटेंशियल सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्ज, इसका नाम क्या है? ये है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम और क्या पॉइंट चार्ज 3 ही हो सकते हैं? 4 भी हो सकते हैं,
तो कितने इफेक्ट्स आएंगे इसके अंदर? 6। 1 2 3 4 5 6 डायगोनल भी तो आएंगे तो, ठीक है, डायगोनल्स भी आएंगे। समझ में आ रही बात सबको? तो वो तो बनाना हमको आना चाहिए, हमको एक बार आगे तो हम कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सबको क्लियर 100%? तो पहले इसको यहाँ सबको क्लियर है? ये वाला ये सबसे इंपॉर्टेंट था, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट, फिर क्वेश्चन करेंगे। पूछ। हाँ, अब इसके अंदर क्या हुआ कि जब Q1 आया तो उसका इंडिविजुअल वर्क डन का बात नहीं है, ये चार्ज इसके कारण है, तो इन दोनों के बीच में एक वर्क डन एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन इन दोनों के बीच में तो एक वर्क डन एग्जिस्ट कर रहा है, वैसे इन दोनों के बीच में वर्क डन एग्जिस्ट कर रहा है, और वहां पर सिर्फ एक ही लाइन थी, वहां पर सिर्फ एक ही था। ये पहले वाले में देखो सिर्फ एक था, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, सिर्फ एक था, तो इस वाले चार्ज भी वर्क डन करना पड़ा बस, ठीक है। तो वर्क डन एक यहाँ एग्जिस्ट करा, और कोई चार्ज होगा तो फिर कितने वर्क डन आ जाएंगे? 3 वर्क डन आ जाएंगे। 4 चार्ज होंगे तो 6 वर्क डन तक चले जाएंगे अपन, तो वो भी बात है। एक तो स्टैटिक हो गया, अब बाकी का अपन देख लो। तो एक स्टैटिक जैसे पहले लेके आए, लेकिन उसके ऊपर भी तो कुछ ना कुछ वर्क डन अब करके रखना पड़ेगा, ठीक है। अकेला 1 था और 2 था, तो 1 ने बोला 2 को धक्का मार के भगा दिया, तो 1 अकेला बचा, लेकिन 1 पे 2 और अब 3 भी आ गया, तो वो 1 को भी तो होल्ड करने के लिए हमको यू हैव टू डू वर्क डन ना। बात समझ में आ रही? नहीं तो 1 अपनी जगह से शिफ्ट हो जाएगा। इस तरीके से है कुछ ये। हाँ, देखो तुम जो बोल रहे हो 2 3 पे लगा रहा है और 3 2 पे लगा रहा है, तो बात तो यही है। हाँ, टू एवरी रिएक्शन इक्वल अपोजिट रिएक्शन, उसमें कैंसिल आउट हो गया ना वो तो। इसका फोर्स इस पर किधर लगेगा, इसका फोर्स इस पर किधर लगेगा, इसका फोर्स इस पर किधर लगेगा, और इसका फोर्स इस पर किधर लगेगा, और इसका फोर्स इस पर किधर लगेगा, और इसका फोर्स इस पर किधर लगेगा, अगर ये चार्जेस सिमिलर है, ठीक है, सेम नेचर के, वाली मैग्नीट्यूड अलग अलग हो, तो फोर्स का इफेक्ट बदल जाएगा। बात समझ में आ रही सबको? 100% क्लियर हुआ? अभी क्लियर है ये? तो ये जो तुम्हारा फोर्स था वो कैंसिल आउट होगा ना फिर आपस में, दोनों दूर हट जाएंगे, लेकिन दूर हटने नहीं देना है, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू परफॉर्म अ वर्क। क्लियर है 100% सभी को? अच्छा क्वेश्चन था वो, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक का टॉपिक भी सभी को क्लियर होगा। अब जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं, दैट टॉपिक इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक क्या है? सभी थोड़ा ध्यान समझे तो अच्छी चीज है, पढ़ने में मजा आएगा और सुनने में भी। ये जो दिस इज कॉमनली यूज्ड यूनिट ऑफ एनर्जी इन एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स के अंदर इस यूनिट का यूज होता है, और ये यूनिट किसको डिफाइन करती है उसके अंदर? एनर्जी को। ये यूनिट किसको डिफाइन करेगी उसमें? एनर्जी को डिफाइन करती है। और ये एटॉमिक फिजिक्स मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाकर के जब हम स्टडी करते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में बात होती है। ये एनर्जी की यूनिट है जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी गेन और लॉस्ट बाय एन एटम, पोटेंशियल एनर्जी गेन और लॉस्ट बाय एन इलेक्ट्रॉन इन मूविंग थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है और उसके अंदर से आप इलेक्ट्रॉन को मूव कर रहे हैं, तो जो वो एनर्जी गेन करेगा या जो वो एनर्जी लूज करेगा, दैट यूनिट इज सेड टू बी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये कैसे क्या? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर रहा है, तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू डेल्टा वी। डेल्टा यू मतलब वर्क डन ही है कहीं ना कहीं, और वर्क डन पर यूनिट चार्ज पोटेंशियल ही होगा कहीं ना कहीं, तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू डेल्टा वी। अब चार्ज के ऊपर कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है? अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना बोला उसने? 1 वोल्ट। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, और इसकी यूनिट क्या होगी? तो एनर्जी की सबसे छोटा जो बनते टर्म वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे बात होती है, ठीक है। पढ़ा भी होगा केमिस्ट्री में, आई थिंक ये तो केमिस्ट्री में होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। केमिस्ट्री के टॉपिक के अंदर ज्यादा ये डिस्कस होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में, ठीक है। लिखिए इसके अंदर इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ रहा बेटा तुमको? एज फर्स्ट बेंच, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द पोटेंशियल एनर्जी gain or lost by an electron
इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द पोटेंशियल एनर्जी गेन और लॉस्ट बाय एन इलेक्ट्रॉन in moving through a potential difference electron volt is the potential gain or loss by an electron in moving through a potential difference of 1 volt. Potential difference of, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू कितना होगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल्स, इसके इक्वल होता है, ठीक है। ये इसके अंदर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी एनर्जी है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पोटेंशियल की बारे में बात नहीं कर रहे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बात कर रहे हैं हम एनर्जी के बारे में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी के बारे में बात होती है। जब एक वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस में किसी आप इलेक्ट्रॉन को मूव करोगे तो या तो पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा या पोटेंशियल एनर्जी लूज करेगा, ठीक है। जो पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा लूज करेगा वो किसके इक्वल होगा? दैट इज इक्वल टू 1.6 into 10 to the power minus 19 of joule and that is actually equal to the charge of an electron या फिर charge of a proton। यही होता है, हाँ, ठीक है। 1 कूलम ऑफ चार्ज के बारे में बात हो रही है। 1.6 10 to the minus 19 कूलम्स। जब हम बात करते हैं Q इज इक्वल टू एन ई, एन की वैल्यू 1, ई की वैल्यू चार्ज डाल दी तो Q की वैल्यू आ जाती है उसके अंदर। सबको क्लियर? तो आज का लेक्चर मैं यहीं पर ओवर करता हूँ जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में बात करी। कल के लेक्चर में इसके आगे हम बात करेंगे और डायपोल के ऊपर बात करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी डायपोल के सिस्टम में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा, इसको भी नीट और जेईई में एक अलग से ही वेटेज दिया जाता है, अलग से ही पार्ट में दिया जाता है टॉपिक्स के अंदर। तो बड़ा इंपॉर्टेंट और अच्छा टॉपिक आने वाला है, पोटेंशियल एनर्जी डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके ऊपर जो नेक्स्ट लेक्चर मंडे को होगा उसके ऊपर बात करेंगे हम। और प्रिपेयर करिए अपने आप को इन टॉपिक्स को लेकर के थोड़ा सा, क्योंकि जब कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चंस आते हैं, नीट देते हो, जेईई देते हो, कोई भी एग्जाम देते हो, तो उसके सबसे पहली चीज जो आपको पता होना चाहिए दैट द फॉर्मूला। पहली चीज व्हाट इज द फॉर्मूला, सेकंड हाउ टू अप्लाई दैट फॉर्मूला। पहला पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या है, और सेकंड है हाउ टू अप्लाई दैट फॉर्मूला। आपने देखने सारे क्वेश्चंस करे, आपको फॉर्मूले कहीं पता नहीं थे, आपने फॉर्मूले याद कर लिए, तो आपको ये पता नहीं था कि इसको अप्लाई करना कैसे, तो आपने उसको अप्लाई करना सीख लिया। अब फॉर्मूले भी आ गए, अप्लाई करना भी आ गया, तो कई हद तक क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं कॉम्पिटिटिव के, ठीक है। तो थोड़ी सी मेहनत और यहाँ तक करिए। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, बाय।